ओके तो साइंस सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में। तो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हाउ टू गेट दोज क्वेश्चंस, यानी कि कैसे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और कैसे उनसे इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, डिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव अ टेस्ट that can be used to confirm the presence of carbon in a compound, यानी ऐसा एक टेस्ट बताइए जिससे हम ये टेस्ट कर सके, ये पता लगा सके कि उस पर्टिकुलर चीज में क्या है, कंपाउंड में क्या है, कार्बन मौजूद है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि विद वैलेंसी ऑफ 4, यानी कि 4 वैलेंसी अगर है, हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड। तो 4 वैलेंसी के साथ जो है कार्बन कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, मतलब कि ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। इनडायरेक्टली आपसे यह पूछ रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनाता है। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या एक नॉन मेटल, ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स जनरली क्या होंगे, दैट विल बी कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैसे बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नॉट ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो घुमा के पूछ रहे हैं ना कि विद अ वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड, तो कैसे अचीव करता है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय फॉर्मिंग व्हाट, द कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, इसी के जरिए वो अपनी क्या पूरी करता है, वैलेंसी को, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और वो एक स्टेबल कंपाउंड बना के रेडी कर लेता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, एक दो एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इथेन, इथीन, कोई सा भी एग्जांपल, जितने भी हमने जो है एक बेसिक लेवल पे स्टडी किए थे। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। ठीक है, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन मौजूद है या नहीं है। बताओ कैसे पता लगा सकते हैं। यस, आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, मैंने आपको दे दिया कोयला, उसमें कार्बन है, तो कैसे पता लगाओगे कि कार्बन है उस कंपाउंड में। हीट करने पे जो है वो कार्बन निकलेगा। हम्म, चलिए यहां तक तो सही है कि हाँ हीट करेंगे तो निकलेगा, तो कार्बन निकलेगा कि क्या निकलेगा। यस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो फायर को क्या कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। एक तो ये सिंपल टेस्ट है जो हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया था। ठीक है, सो लेट अस सी हियर। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, लेट अस सी, हम जो एज्यूम कर रहे थे, यस, जिसने जिसने ऑप्शन दिया है वो अब चेक करेंगे कि जो हम एज्यूम कर रहे थे वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि बर्न कार्बन कंपाउंड इन एन एयर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व लाइक विद वाटर मिल्की। सिंपल। अब देखो यहां पे भी वो भी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो फिर वो गैस जो निकलेगी, वो गैस अगर हम पास करेंगे एक बर्निंग कैंडल पे, तो वो उस बर्निंग कैंडल को क्या करेगी, बुझा देगी। ये भी टेस्ट है। और ये भी टेस्ट है, दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। क्योंकि लाइम वाटर टेस्ट की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है बर्निंग से, वो डायरेक्ट उसमें चला जाएगा और हमें रिजल्ट जल्दी पता चल जाएगा। और ये हमने 10th क्लास में स्टडी भी किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ 10th सिलेबस। ठीक है, तो इस वजह से दैट विल बी, दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अब देखो सेकेंड पार्ट जो उसका था कि क्या पूछ रहा था कि कैसे कंपाउंड बनाएगा, मतलब कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एलिमेंट्स। पॉइंट समझ में, बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अदर एलिमेंट्स से जो है
वो पता लगा लेगा। इज दैट क्लियर? मींस कि यहां पे वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स। सिंपल आंसर। 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क का ये हो गया, 1 मार्क का ये हो गया। 1 मार्क में इससे ज्यादा क्या लिखोगे? ठीक है। ओके ओके, सो सैड। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर than those formed by all other elements put together. Justify the statement by giving 2 reasons. ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स इतना नेचर में इतने क्यों डाइवर्स हैं, इतने ज्यादा क्यों मौजूद है। तो ये जो घुमा फिरा के पूछ रहा है ना, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म बाय अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे ये पूछ रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स क्यों इतने ज्यादा हैं, क्यों इतने डाइवर्स हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो देखो वही है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सिंपल आंसर क्या है? दैट इज अ यस, वर्सेटाइल नेचर। कैटिनेशन, कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, यानी कार्बन दूसरे एटम से लिंक तो करते ही है, लेकिन साथ साथ अपने आप से भी वो क्या करता है, लिंक करता है। दूसरा वैलेंसी ऑफ 4, मतलब कि एक साथ 4 एटम से कंबाइन करने की एबिलिटी। और स्मॉल साइज ऑफ कार्बन मींस इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स। तो इन तीनों में से कोई भी 2 हम लिख देंगे, क्योंकि वहां पे पूछ रहा था कि राइट 2 रीजंस। अब आगे दिमाग में आएगा कि मान लीजिए सर हमने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो जो फर्स्ट 2 रीजन आप लिखोगे उसको वो काउंट करेगा, नॉट बेस्ट 2। हाँ ना, जो पहला 2 होगा उसको काउंट किया जाएगा, बाकी 2, पहला 2 गलत है 0 मिलेगा, चाहे बाकी 2 सही क्यों ना हो, ये याद रखिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं, यानी 23 करो और 23 है, इसी में 2 ऑप्शन है और आपने दोनों कर दिए, तो ये नहीं होगा जो सही होगा वो लेगा, जो पहले सॉल्व होगा उसको किया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से इन सारी चीजों में ऑप्शंस के साथ बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। ये वाले एनसीईआरटी का है और ये हमने कवर किया था एनसीईआरटी में जब हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRS विद द गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी 4 मेटल्स को PQRS को, P को पहले मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराया गया, P को उसके बाद जिंक नाइट्रेट से, P को फिर कैल्शियम सल्फेट से और P को फिर सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराया गया। जब P को मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब P जो है मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव, तभी रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखें तो उसमें जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो ऊपर से रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट नीचे को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो P अगर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब P क्या है, उस एक्टिविटी सीरीज में, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे है। ठीक है, इसी वजह से वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया और रिएक्शन नहीं हुआ। पी जो है वो जिंक, ठीक है, जिंक नाइट्रेट से जब रिएक्ट किया तो रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब पी जो है वो जिंक से यानी Zn2+ आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम से पी नीचे है और जिंक से ऊपर है। एक तो बात ये समझ में आ गई। तीसरा, जब पी कैल्शियम सल्फेट से भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी जो है वो वो कैल्शियम और जिंक से दोनों से ऊपर है। अभी यहां पे समझेंगे। ठीक है, और दूसरा, जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन हुआ है तो पी रिएक्शन नहीं कर पाया, इसका मतलब सोडियम से ये वीक है, तो इसका मतलब सोडियम, हम ये सीरीज जानते हैं, सोडियम मैग्नीशियम देन पी। अब जिंक और कैल्शियम में पहले कौन आता है? हाँ भाई, जिंक और कैल्शियम में ऊपर कौन आता है?
यस दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम ऊपर आता है, ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, उसके नीचे क्या आ जाएगा, जिंक। ये सीरीज हो गई इस पी की, ठीक है, क्योंकि जहां जहां रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब वो पी उन कंपाउंड से, यानी उन कंपाउंड के आयन से, ठीक है, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है, मेटल। अब आप कहेंगे सर आपने जिंक से ही क्यों डिस्प्लेस दिखाया, कैल्शियम को ही कंसीडर किया, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, पी क्या है, मेटल, क्यू क्या है, मेटल, आर क्या है, मेटल, एस क्या है, मेटल, तो जाहिर सी बात है मेटल जो है मेटल आयन को ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम पी को मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये हमें चीज मिली। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे कह रहा है क्यू जो है मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्यू मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है, और अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब मैग्नीशियम के ऊपर क्यू है, कहीं है क्यू, ठीक है। उसके बाद क्यू जो है जिंक से भी, इसका मतलब जिंक तो यहां पे है, ठीक है, जिंक से भी, तो जाहिर सी बात है अगर क्यू मैग्नीशियम से भी ऊपर है तो मैग्नीशियम से नीचे जितने भी होंगे सबसे क्यू रिएक्ट करेगा, यानी सबको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसका मतलब क्यू अभी भी ऊपर वाली पोजीशन पे, कहां पे है उस पे बॉदरेशन नहीं है। नेक्स्ट, कैल्शियम से भी देखो दिखा रहे हैं ना रिएक्शन हो गया, और सोडियम से भी रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्यू सोडियम के भी ऊपर है, क्यू सोडियम के भी ऊपर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम से वीक आर है, यानी नीचे है, कहीं कहीं नीचे है, पहले नीचे रख देते हैं। अब पी के नीचे है कि कैल्शियम की जिंक, वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, आर जिंक नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, यस, आर जिंक नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब आर जो है जिंक से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जिंक से ये ऊपर ही रहेगा। आर जो है कैल्शियम सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम से ये वीक है और जिंक से स्ट्रॉन्ग है, तो क्या पोजीशन आ जाएगी, ये आर यहां पे होगा और जिंक यहां पे होगा, पॉइंट समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, एस, एस जो है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कर, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एस मैग्नीशियम से कहीं नीचे है, तो हमने यहां पे एस लिख दिया मैग्नीशियम के नीचे, ठीक है। उसके बाद एस जो है जिंक नाइट्रेट से, जिंक नाइट्रेट से भी कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जिंक से भी नीचे है, इतना गया गुजर, जिंक से भी नीचे एस है, ठीक है। कैल्शियम से भी कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, सोडियम सल्फेट से भी ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी देखो यहां पे मैं डिलीट कर दूंगा सर, अच्छा चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। ठीक है, अभी कह रहे अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे कम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो सबसे कम कौन होगा, एस, फिर उससे, सॉरी, सबसे कम एस होगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव आर, देन पी एंड देन क्यू, ये रिएक्शन होगा। दूसरा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्यू रिएक्ट्स विथ कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ये कह रहा है कि अगर ये क्यू कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को तो वो डिस्प्लेस कर ही देगा, तो अब क्यू जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, दैट विल गिव यू QSO4 प्लस कॉपर, सिंपल, कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। नहीं, यहां पे पोटेशियम की बात नहीं हो रही है बेटा, यहां कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि वो एलिमेंट क्यू कौन सा है, समझिए क्वेश्चन को। देखो यहां पे आंसर देखो, कहीं भी पोटेशियम, यस पोटेशियम का कहीं भी जिक्र नहीं करना है, क्योंकि पूछा ही नहीं है, अगर आप कर दोगे तो शायद मार्क्स ना मिले, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है।
तो हमें देखो जैसे बताया ना QSO4, ठीक है, हाँ, तो इसीलिए जो क्वेश्चन हो बस वहीं पे हमें जितना पूछा उतने पे स्टिक रहना है, इसी को कहते हैं कि दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब दिमाग में ये आ सकता है भाई क्यू कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा कैसे पता? हमने सीरीज में देख लिया क्यू सबसे ऊपर है और कॉपर नीचे आता है, तो ऑब्वियसली कॉपर से वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो कल ही डिस्कस किया था आई थिंक। A student observes the above phenomenon in the lab as a white light passes through prism. Among many other colors, he observed the position of the red and violet. Violet सबसे नीचे, red सबसे ऊपर. What is this phenomenon called? Dispersion of light. What is the reason for the violet light to bend more than the red light? Same चीज, क्योंकि violet की speed क्या होती है? इसको ऐसे लिखेंगे. That is V of violet will be less than V of red. तो refractive index for violet will be more than refractive index of red. तो जब वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो डेविएशन वायलेट में क्या होगा? ज्यादा, और रेड में कम। सिंपल रीजन। हाँ, लेकिन ये कनेक्ट करना पड़ेगा स्पीड को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, देन डेविएशन को। ये तीनों कनेक्ट होना चाहिए, ये तीनों मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट। आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो वही देखो, अगर हम प्रॉपरली एक एक चीज को देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, नॉट डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हमें हर चीज मिलेगी जो एनसीईआरटी में है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज टू रेजिस्टर्स 2 ohm एंड 3 ohm. She has to put one of them in place of R2. R2 की जगह उसको पुट करना, या तो ये यहां पे क्या पुट करे 3 ohm, या फिर क्या पुट करे 2 ohm। और हम ये जानते हैं कि देखो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद करंट का ये डायरेक्शन दिखा रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, दैट मींस दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि द करंट हैज दैट शी नीड्स इन द एंटायर सर्किट इज एक्चुअली 9 एम्पियर। मतलब उसको रेजिस्टर ऐसा पुट करना है, क्योंकि आप ये जानते हो, प्रैक्टिकली हम ये पढ़ भी चुके हैं कि भाई अगर करंट को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर्स ऑब्वियसली अब वो पैरेलल में लगेंगे, कितना सीरीज में लगेंगे, क्या उनकी वैल्यू होगी, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सर्किट में कितना करंट चाहिए। अभी इसी फैन का रेजिस्टर आप चेंज कर दो जो हमारे सर पे चल रहा है, तो उसके सर्किट में यानी उसके वायर में जो करंट का फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज होगी, तो उसको 9 एम्पियर रखना है। करंट की वैल्यू कितनी रखनी है? 9 एम्पियर। वोल्टेज कितना रखना है? 12 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द टू रेजिस्टर्स शी शुड चूज, 3 ओम रखे या 2 ओम रखे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, ये R1 R2 पैरेलल में। ओके, अब हम ये जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ये होगा। वोल्टेज कितना रखना है? 12। करंट कितना होना ही चाहिए? 9। तो इससे ये पता चल जाएगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? सर्किट का रेजिस्टेंस। जो कौन देगा? ये दोनों रेजिस्टर्स मिलके देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दैट विल बी 12/9 ओम, दैट मींस 4/3 ओम। बहुत ध्यान से समझना इसको, 4/3 ओम। क्लियर? अब यहां पे ये 4 है और यहां पे या तो 2 ओम आएगा या तो 3 ओम आएगा। अब फॉरन रफ में कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि पैरेलल ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाए, अगर हम 4 ओम रखते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, दैट विल गिव यू 1/4 प्लस 1/3, यानी 4 ओम और 3 ओम रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, दैट मींस 7/12। तो ये क्या देगा 12/7। ठीक है, क्या इसके करीब है? नहीं। अब आते हैं 1/4 और उसकी जगह 1/2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4, और ये हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 2,
दैट मींस 3/4। तो ऑब्वियसली यहां पे 1/rp लोगे तो आरपी क्या आ जाएगा 4/3 ओम। ये कैलकुलेशन आप फेयर में शो करोगे, रफ में पहले चेक कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद वो रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टर्स को मिला के बनेगा, दो रेजिस्टर्स। दो रेजिस्टर्स किस पोजीशन पे हैं, पैरेलल, और उनमें से किसी एक को डिसाइड करना है। तो हमने पैरेलल में कैलकुलेशन किया, पहले 4 ओम और 3 ओम, तो देखा 12/7 ओम आ रहा है, और फिर उसके बाद 4 ओम और 2 ओम जब किया तो 4/3 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें ये रखना पड़ेगा 2 ओम, और इसको पूरा प्रॉपर फेयर कैलकुलेशन करके हम दिखाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन कोई? स्टेप समझ में आ गया ना? सर्किट रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टर्स किस फॉर्म में है, मतलब कि सीरीज या पैरेलल, तो पैरेलल, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन रफ में एक बार चेक कर लीजिए, कर लिया, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया। एनी डाउट? देखो यहां पे ये कह रहा था कि इस कनेक्शन में दूसरा रेजिस्टेंस लगाना है, वो रेजिस्टेंस 3 ओम का लगाए या 2 ओम का, ये पता लगाना है। और रेजिस्टेंस इस वो वैल्यू की लगनी चाहिए ताकि करंट जो है सर्किट में 9 एंपियर फ्लो करे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने ये निकाला कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी V by I, दैट मींस 12/9, दैट मींस 4/3 ओम। मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स मिलके 4/3 ओम रेजिस्टेंस देना चाहिए। तो इसका मतलब अब ये 4 ओम का होगा, ये तो कंफर्म है, ये वाला मिलके 4/3 ओम देना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल में क्या हो जाएगा, अगर हमने एक 4 ओम लिया तो 1/4 होगा, और अगर एक 2 ओम लिया तो 1/2 लिखेंगे। अब कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पे बोल रहा है शो बाय कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/rp, और ये हो गया 4, 1 + 2, दैट मींस 1/rp हो गया 3/4 ओम, दैट सॉरी, ओहो 3/4, तो आरपी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4/3 ओम। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा था ना कि एक स्टूडेंट को यहां पे रेजिस्टर लगाना है, तो वो रेजिस्टर 3 ओम का लगाए कि 2 ओम का लगाए, ताकि सर्किट में करंट 9 एंपियर का फ्लो करे, ये पता लगाना था। पॉइंट समझ में आ गया? यस एवरीवन? अब आप कहेंगे सर क्या हमें दोनों शो करना पड़ेगा? नो, दोनों नहीं, रफ पे एक बार चेक करके उसके बाद जिसमें वैल्यू आ रही है सिर्फ वही वाला कैलकुलेशन शो करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, एक बार आप लोग को याद दिला दें। हमने ये देखा था जेनेटिक्स में जब हम मेंडेलियंस लॉस पढ़ रहे थे, कि मान लो हम टॉल डॉफ के लिए जब देख रहे थे, तो हम होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करा रहे थे। होमोजाइगस मतलब एक कैरेक्टर के लिए दोनों एलील सेम है। तो जब हमने क्रॉस कराया तो हमें फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे, फिर इनको क्रॉस कराया गया था ना, जहां पे रेशियो हमें 1:3:1 मिला था। ठीक है, तो ये जो हम एक जनरेशन में एक ही तरह के, ये क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड्स, और ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस। क्यों हेट्रोजाइगस? इसलिए क्योंकि यहां पे टॉल के लिए दो अलग अलग एलील्स मौजूद हैं। ये होमोजाइगस क्यों है, क्योंकि टॉल के लिए दोनों सेम एलील्स हैं। ये होमोजाइगस क्यों है, डॉफ के लिए दोनों सेम एलील्स हैं।
ये हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि टॉल के लिए दोनों अलग अलग एलील्स है। तो ये हेट्रोजाइगस जब हमने आपस में क्रॉस कराए तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, विद इन द सेम और विद इन द सेम प्लांट और फ्लावर, दैट इज कॉल्ड व्हाट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन प्ली प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स। राउंड येलो यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर कंसिडर किए गए थे। ठीक है, वन वाज राउंड येलो और दूसरा वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये था। तो कह रहा है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, ठीक है, मींस इसको सेकेंड स्टेप पे, जहां पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1:2:4:2:2:1। ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आया था। ठीक है, तो यहां पे आगे क्या बोल रहा है कि आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन प्ली प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। देखो राउंड येलो वाली सीड्स कितनी मिली, 630। राउंड ग्रीन वाली 216, रिंकल्ड येलो वाली 202, रिंकल्ड ग्रीन दैट इज दिस वन 64। तो कह रहे एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच एक्सप्लेन्स दिस रिजल्ट। तो कह रहा है कि पहले रिजल्ट को एनालाइज करो और मैकेनिज्म के बारे में बताओ, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहां पे कौन सा मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है जो इस रिजल्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो? किस मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा है? इस रिजल्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। यस, सिंपल यहां पे आपको लॉ को एक्सप्लेन करना है। इतना कुछ घुमा फिरा के जो पूछा है, देखो सी द रेशियो ऑब्टेन इज 9:3:3 in which the parental as well। अब आप कहेंगे सर यहां पे अगर ये इसके अलावा कुछ और दे दे, नहीं देगा। सिंपल आंख बंद करके जब आपने ये देख लिया राउंड येलो की बात हो रही है, डाई हाइब्रिड की क्रॉस की बात हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है, मतलब कि सेकेंड फीलियल जनरेशन में जाने की बात हो रही है, तो ये रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। इसी तरह आपको दे सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कि भाई टॉल प्लांट इतने थे, डॉफ प्लांट इतने थे, तो हम जानते हैं वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फिगर्स सिर्फ अब बैठ के कैलकुलेट करने मत लगना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप प्लस 2 का बोर्ड नहीं दे रहे हो, आप 10th का बोर्ड दे रहे हो। तो यहाँ पे एकदम सिंपल पूछ रहा है कि आप बताओ लॉ ऑफ इंडिया, यानी देखो यहाँ पे बोल रहा है इन विच पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशंस आर ऑब्जर्व, दिस इंडिकेट्स दैट प्रोजेनी प्लांट्स हैव नॉट इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट ऑफ फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब प्रोजेनी ने सिर्फ अपने ही सेट ऑफ जीन नहीं इनहेरिट किया है, दूसरा भी जो डॉर्फ था उसका भी सेट ऑफ जीन इनहेरिट हुआ है। एवरी जर्म सेल टेक्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो उसी को सिंपल लैंग्वेज में क्या किया है, यहां पे एक्सप्लेन किया। इज दैट क्लियर? तो वहां पे ये जो घुमा फिरा के पूछा था, वहां पे सिंपल ही कह रहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हो रहा है। तो वही चीज है, जब आप इसको पढ़ोगे ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा कहां पे, जब आप एनसीईआरटी में वो लॉ पढ़ोगे, फिर एस चांद या कोई सी भी बुक से उसको थोड़ा सा डिटेल में तो आप स्टडी करेंगे, तो यू विल फाइंड दीज स्टेटमेंट्स ओवर देयर जहां पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि एक सेट ऑफ जीन जो है वो दूसरे सेट ऑफ जीन को इन्फ्लुएंस करे, जरूरी नहीं है। अगर इन्फ्लुएंस करता तो कभी भी राउंड के साथ ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन नहीं आता। राउंड के साथ हमेशा क्या मिलता, येलो, और रिंकल के साथ हमेशा क्या मिलता, ग्रीन। यहां पे राउंड ग्रीन रिंकल येलो का मतलब क्या हो गया कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, असॉर्ट कर रहा है। और हाँ,
शेयर हो रहा है, वही क्रोमोसोम तो आगे पहुंच रहा है और साथ साथ जीन्स पे जा रहा है। अब ये नहीं है कि राउंड वाला जो है जब तक येलो वाला नहीं होगा तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा। देखो राउंड के साथ ग्रीन एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो इसका मतलब येलो वाली जीन के जाने से राउंड के कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, लेक्चर वीडियोस में अवेलेबल है, कि ही वाज वेरी लकी टू चूज द कैरेक्टर्स। ये कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, रियल डेटा है। तो ही वाज वेरी लकी। आज हम जाते हैं प्लेयोट्रोपिक जीन्स भी होते हैं जहां पे 2-3 सेट ऑफ जीन दैट इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ठीक है, तो वो एक अलग चीज होगी। तो यहां पे क्या कहा जाएगा, क्या इसका लॉ गलत हो गया? नो, इसका लॉ सही है, ठीक है, वो एक एडिशनल चीज काम कर रही है वहां पे। ओके, देखो यहां पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इन ह्यूमंस there is a 50% probability of the birth of a boy and 50% probability that a girl will be born। यानी 50-50% चांस है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ये कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सिंपल, जो एक्स 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 वाई वाला कॉम्बिनेशन है उसी को आपको यहां पे क्रॉस करके दिखाना है कि भाई एक फीमेल है और एक मेल है। अब इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, नॉट लाइक दिस, मैं तो यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि वैसे सर ने ऐसे बनाया तो किनारे बना दो, ठीक है, ये नहीं करना है। वालेकुम अस्सलाम, इट्स ओके इट्स ओके। अब देखो एक्स एक्स के साथ, देन एक्स वाई के साथ, अगेन एक्स एक्स के साथ, और एक्स देन वाई के साथ। देखो एक्स एक्स वाले कितने हो गए? 50%। एक्स वाई वाले क्या हो गए? 50%। यहां पे सिंपल इस क्वेश्चन से बता रहा है कि आप क्रॉसिंग करके दिखाओ किसका, एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम, दैट्स इट। देखो यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी वहां आज वो शुभम के भी बता रहे, कोई पड़ोस में कोई दादी हैं उनकी डेथ हो गई है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, इट्स नॉट, हाँ लेकिन बना दो बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। देखो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, क्योंकि वो फाइनल डे होगा, उसके बाद कोई मौका नहीं, ना उससे पहले कोई मौका नहीं। तो इतना भी नहीं आंसर लिख देना है जो इररिलेवेंट है, जो रिक्वायर्ड भी नहीं है, जहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो पूछा गया उसको हमें अच्छे से प्रेजेंट कर देना है। ओके, अब देखो यहां पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 28 में, प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज। पहले प्लास्टिक कप यूज होते थे। दीज कुड बी रिटर्न टू द वेंडर्स, क्लीन एंड रीयूज्ड, रीयूज कर सकते हैं उसको। लेटर कुल्हड़्स वर इंट्रोड्यूस्ड, प्लास्टिक कप की जगह कुल्हड़ आ गए कि कुल्हड़ में, क्योंकि उससे जस्ट टू कंट्रोल दैट इज द वेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, और वो भी एक अच्छा स्टेप थे। तो ये कह रहे हैं नाउ पेपर कप्स आर यूज फॉर सर्विंग ट्री, ठीक है, अब पेपर कप यूज किया जाता है। प्लास्टिक कप से कुल्हड़, देन पेपर कप। ओके, which what are the reasons for the shift from plastic to cooler and then finally to paper? आपको क्या लगता है? अब देखो यहां पे कुछ रटा हुआ काम नहीं आएगा, लेकिन जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पे किसकी बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जरूर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। ओके गुड, ठीक है, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जरूर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? एक तो भाई जाहिर सी बात है इन क्वेश्चंस में आप अपने व्यूज लिखते हो, ठीक है, जब व्यूज लिखते हैं तो इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे पुटअप हो रहा है ना, बच्चा अपनी तरफ से व्यूज दे रहा है। लेकिन जरूर ये याद रखिएगा कि जिस टॉपिक से ये कनेक्ट कर रहा हो उस टॉपिक को जरूर इंक्लूड करना है। ये नहीं हवा में बात चल रही है, एक पेज लिख दिया, पूरा ऐसे उठा के इधर की उधर बात चल रही है, नहीं, यू शुड बी वेरी कंसाइज। 3 मार्क्स का कितना होगा ज्यादा ज्यादा? 3 लाइन 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो यहां पे कैसे लिखा हुआ है, जस्ट सी इट। देखो यूज ऑफ, लेट मी जूम इट। देखो, use of plastic cups raised the concern towards hygiene, thus they were replaced by disposable plastic cups।
पहले प्लास्टिक यूज होता है, फिर डिस्पोजेबल पे आया। प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वही आ गया ना वेस्ट वाला, देखो आ गया ना। तो ये टर्म्स एंड हार्म द एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, देवर दस रिप्लेस बाय कुल्हड़। फिर मिट्टी पे आ गए, फिर कुल्हड़ मेड ऑफ क्ले ऑन अ लार्ज स्केल रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, क्योंकि जब कुल्हड़ तो जाहिर सी बात टॉप सॉइल को ही यूज किया जाएगा ना, खोद के कोर से थोड़ी निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि फर्टिलिटी यानी फर्टाइल सॉइल खत्म होने लगी। तो फिर उसको स्टॉप किया गया। अब डिस्पोजेबल पेपर कप्स है, बिकॉज द पेपर कैन बी रीसाइकिल एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली। अब देखो जहां पे फोकस करा रहा हूं बेटा, टर्म्स जो मैं बोल रहा था, ये जरूर इसी को आप लिख सकते हो कि देखो अब आपने लिखा इट कैन नॉट बी, इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या जरूरत है इतना बड़ा लिखने का, जस्ट राइट बायोडिग्रेडेबल। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इको फ्रेंडली, ठीक है, रिसाइकल्ड। तो ये टर्म्स यूज करना, जैसे मैंने आपको बताया जिस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हो, तो आपको लगता है ये इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो वहां पे जो पढ़ा था हमने, तो उन टर्म्स को जरूर यूज करें, ठीक है, ताकि हमारा यस हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मार्क्स जो है एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भैया चलो दे दो, बच्चे को आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यूरिन कहां प्रोड्यूस होता है, नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, ठीक है। कैसे होता है, तो ब्लड पास करता है, वही तीन स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई। देखो ब्लड पासेस थ्रू फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है, passes through glomerulus in the Bowman's capsule, that is what ultrafiltration. Filtrate initially has glucose, amino acids, water, salts and nitrogenous waste. फिर उसका क्या होता है, reabsorption. Water as per the need of the body, glucose जैसे मैंने बताया ना, water अगर बॉडी में कम है तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, बॉडी में ज्यादा है, just try it better, try it once, okay. Glucose and amino acids are all reabsorbed. Then what happens? Secretion. What? Excess water. अगर बॉडी में आप पानी लगातार पीते जा रहे हैं, तो मैंने डिस्कस भी किया था कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, यूरिया एंड द वेस्ट विच मेक्स अप द यूरिन, ठीक है। तो वही चीजें हैं। अब यहां पे इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी तरह पॉइंट में लिख देंगे, पॉइंट में जरूर लिखिए, बट स्टेटमेंट फुल लिखिए, फ्रेज नहीं लिखना है। यहां पे आपको सिर्फ एक हिंट दी गई है, ये मैं नहीं कह रहा है कि सिर्फ पैराग्राफ में ही लिखना है। देखो यहां पे क्या किया गया, एक और चीज जो मैं हमेशा बताता हूं और फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो जैसे ही प्लास्टिक कप की बात की तो एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद डिस्पोजेबल की बात की तो दूसरा, कुल्हड़ की बात की तो तीसरा, और डिस्पोजेबल पेपर कप की बात की तो चौथा। तो इसी तरह जब आप मतलब जब आंसर्स लिखे वहां पे दो तीन चीजों को डिस्कस करना है, तो किसी एक चीज को डिस्कस करना है तो वन पैराग्राफ फॉर, चाहे वो दो लाइन का ही हो, डजंट मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है पैराग्राफ चेंज कर दो, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दो, दैट इज द बेस्ट आंसर टू कंसीडर एंड द बेस्ट वे टू राइट। और इससे आपका जो चेकर होता है उसको कोई मुश्किल भी नहीं होती है, अटेंशन वो सीख करता है, और वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के फिर उसके बाद डन। इज दैट क्लियर? तो आंसर्स हमारे अच्छे हो जाते हैं ऐसे। और ये सब बोर्ड में जाके नहीं करना है, पहले इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बोर्ड में ये नहीं कि कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता है उस वक्त। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which of the following reactions is or are endothermic reactions where decomposition मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा हो और एंडोथर्मिक हो, मतलब वो हीट को क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो देखो रेस्पिरेशन, हम ये जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, इवॉल्व होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। डिकम्पोजिशन तो है, ग्लूकोज वहां टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एनर्जी, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो देयर अकर्स द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, वहां पे उमस से भी होगी, गर्मी से भी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, यस, ठीक है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वहां पे भी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे, अभी जानते हो यहां किसकी बात हो रही है,
AgCl की। क्यों? क्योंकि जब हम ओपन में रखते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। तो कह रहा सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट दिस विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी दिस, देख रहे, सिंपल। ठीक है, तो वहां पे आप देखिए कंप्लीट, हाँ ये पहले ही हो चुका है, मेंशन हो चुका है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर चीज आप मेंशन करो, लेकिन अगर आपने, ओके ओके ठीक है, तो यहां पे जब आप लिखो, अगर वहां पे उसके सारे स्टेट आपको याद है 100% कंफर्म, तो आप लिख दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बोर्ड ने इस बार वहां मेंशन भी हो चुका है कि वो सारी चीजें लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी एन ई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, these are what the groups and these are what the period। ठीक है, this is second period and this is third period, this is first group, second group, 3 to 12, then 13 14 15 16 17 18, क्योंकि हमारा कंसर्न यहां से अभी नहीं है 10th लेवल पे। ठीक है, ये कह रहा आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस व्हिच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी 2। तो हम ये जानते हैं कि वैलेंसी 2 का मतलब क्या हो गया, कि जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे मान लो कि एग्जांपल ने 282, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पे एम शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये लूज करेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज। तो कह रहा कौन सा मेटल होगा, तो मैंने आपको बताया था शेल क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या बताता है, पीरियड, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या बताते हैं, दैट इज अ ग्रुप। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, 282, मान लो कि यहां पे एक एलिमेंट है थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप, तो इसका मतलब यहां पे इसके कितने शेल्स होंगे, 3, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, किस ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स गिव यू नंबर ऑफ पीरियड एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव यू द नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, डी। फिर आगे बोल रहा है विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है, अब जैसे ही आप देखो, हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो शेल्स बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स की, तो मेटल्स जैसे जैसे ग्रुप में नीचे चले जाएंगे उतना ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, मोर रिएक्टिव। ठीक है, और नॉन मेटल जितना ग्रुप पे नीचे चला जाएगा उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे ए की, और ये तो नोबल गैस हो गया, ये तो इनर्ट होगा, यहाँ पे बात करें बी की, क्योंकि यहाँ पे 18 है तो मैं 288। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नोबल गैस है। तो बात करें ए और बी की, तो सेकेंड पीरियड में अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी क्या होगी, क्या बताया था, यहां पे क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, शेल सेम रहेगा रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए अलोंग द पीरियड पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, उसके बाद जैसे ही नॉन मेटल्स आते जाते हैं रिएक्टिविटी क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप, ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप देखे तो यहां पे ये सेकेंड है, और सॉरी यहां पे सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पे ए की जगह यहां पे मैं लिखूं एक्स फॉर एग्जांपल, ये बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक्स, और उसके बाद एक्स से कौन ज्यादा, मतलब डी जो होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा। हालांकि एक्स से डी भी कम रिएक्टिव है और ए भी कम रिएक्टिव है, लेकिन यहां पे डी जो है वो कहां पे आ रहा है, थर्ड पीरियड में, मतलब अब इसके 3 शेल्स हो गए।
तो इसका मतलब ये जो X होगा वो D से तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, A से तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन ये A जो होगा वो D से कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, A जो होगा, यस, A जो होगा वो D से कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 शेल्स है और यहां पे कितने शेल्स हो जाएंगे? C, 3 शेल्स हो जाएंगे। तो जितना शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, बहुत आसानी से लूज कर देगा। तो जितना आसानी से मेटल लूज कर देगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? मेटेलिक होगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, डी जो होगा वो रिएक्टिव होगा ज्यादा किससे? ए से। अब बात करते हैं बी और ई की। ई भी नॉन मेटल, बी भी नॉन मेटल, यहां पे कौन होगा? बी। हाँ भाई, हाँ ज्यादा रिएक्टिव। मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात हो रही है, जल्दी बताओ। हाँ, यस, क्योंकि अगर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात करें तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन पावर। अब ये बताओ, यहां पे ई जो है और बी में बी ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर हम वापस आ गए सेकेंड पीरियड पे। तो यहां पे जब तक हमें और कोई इंफॉर्मेशन ना हो तब तक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, इसीलिए यहां पे आंसर, क्योंकि देखो यहां पूछ क्या रहा है, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, इन सब में सबसे कम कौन होगा? दैट इज अ नोबल गैस। ठीक है, देखो इतना सिंपल आंसर था। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ डी एन ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेट। अब आप कहेंगे सर हाउ यू आर श्योर कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो अब हम इतने देर से डिस्कस कर रहे थे? क्या हमने इसको पढ़ा कि किस पीरियड का कौन सा एलिमेंट किस पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव होगा? क्या कोर्स का पार्ट है? नो, सिर्फ हमने ट्रेंड्स पढ़ा है, और ट्रेंड्स में सिंपल वन जैसा कि थर्ड में है। देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ डीएनई, डीएनई एक ही पीरियड की बात हो रही है, दिख रहा है? इसी की डी और ई में से किसका एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स में से ही क्वेश्चन करेगा। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ +2 लेवल, एकदम जरूरत नहीं है, ये +2 लेवल की चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है किसका सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस, तो हम ये जानते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, जिससे अट्रैक्शन पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ई का जो होगा एटॉमिक रेडियस कम होगा किससे? डी से। इज दैट क्लियर? Now coming to question number 32. You gotta explain the formation of calcium chloride with the help of electron dot structure. Same. You have to practice it. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम क्लोराइड का होगा तो Ca2+ होता है, क्लोरीन का माइनस है, 2 क्लोरीन लगेगा। तो जस्ट प्रैक्टिस इट, मैंने करवाया है। ठीक है, why do ionic compounds not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten and aqueous state? क्योंकि जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जो चार्जेस है वो या बॉन्ड होते हैं, लेकिन जब मोल्टेन एक्वस स्टेट में वो ब्रेकअप स्टेट में, यानी कि जो आयंस होते हैं दे आर फ्री टू मूव, द चार्जेस आर फ्री टू मूव, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, refractive index of water with respect to air is 1.33. ठीक है, and that of diamond is, यानी refractive index of diamond to air is 2.42. तो in which medium does the light move faster, water और diamond, किसमें light ज्यादा faster move करेगी? water में, क्योंकि इसका refractive index क्या है? diamond से कम है। दूसरा, what is the refractive index of diamond with respect to water? तो दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का मैंने बताया था, क्या करते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू एयर पूछ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बहुत ध्यान समझना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा?
what it will be? What will be the formula? ND by NW? हाँ भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है? 2.42, और वाटर क्या दिया हुआ है? 1.33. डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. देखो यहाँ पे इन्होंने इमेज लगा रखी है, ठीक है, फॉर्मेशन की, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं. देख रहे हैं 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू वाटर, तो दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यस, वो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेलोसिटी का भी मैंने बताया था. ठीक है, तो वो जाके एक बार देख ले, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज इसलिए कर देता है क्योंकि अभी सॉल्व नहीं किए क्वेश्चंस उसके ऊपर ना, प्रैक्टिस रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने, मैंने तो बहुत कर ली. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू वाटर, तो आगे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सो दिस कवर्स योर साइंस. फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स, सैंपल पेपर फॉर मैथमेटिक्स डिस्कशन हम स्टार्ट कर देंगे. कल 10 बजे लाइव होगा टेस्ट, और याद रखिए टेस्ट कैसे होगा, 10 बजे आप लाइव पहले कनेक्ट होंगे, मैं पेपर शेयर करूंगा, 10 बजे से 10:15 बजे के बीच में उसको आपको सॉल्व करके रख लेना है. फिर 10:15 बजे टीच विंड पे आपको पेपर शेयर हो जाएगा, उसको लिंक को ओपन करेंगे, मैं भी यहाँ पे मौजूद रहूंगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कि क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करूंगा. ठीक है, और जब उसके बाद ज्वाइन कर लूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको, हालांकि जैसे आप ओपन करोगे ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो उसमें क्लिक करके आप जो है ऑप्शंस को रख सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर दें, सिंपल. तो 10 से 10:15 लाइव जुड़ेंगे, 10:15 पे से पहले कोई मीटिंग नहीं छोड़ेगा, और आपको क्लास को एंड नहीं करना है. क्लास को क्या करना है, सिर्फ आप मिनिमाइज करके और बैक जाके आप सीधा टेस्ट वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, यहां पे इस वाले में. यहाँ पे टेस्ट में जो आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो अभी ये दिख रहा है कि सोशल साइंस का, अभी ये टीचर्स पैनल है, इस वजह से यहाँ पे, वहां पे आपको दिखाएगा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे ही होगा टाइम, तो 10:15 से और 10 मिनट मिलेगा आपको आंसर्स को इनपुट करने के लिए. और याद रखिए जब आप आंसर्स इनपुट कर रहे होंगे तो मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मीटिंग को एंड नहीं करेंगे, सिर्फ आप बैक बटन दबाएंगे, मीटिंग को एंड करेंगे तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, एसएसटी का है. आज क्या तारीख है? कल मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई थी क्या? लगाई तो थी. अभिषेक आया आज भी? चलो ऐसे ही पता चल जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो ऑनलाइन. हाँ, नहीं नहीं, अब तो और आसानी से पता चल जाएगा. वालेकुम अस्सलाम. ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.